हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। अभी के इस लेक्चर में हम देखेंगे लेटर मुगल्स के ही पार्ट को। और लास्ट लेक्चर में जो सुबह हमने 10 बजे की क्लास ली थी उसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से लेटर मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। 1707 में जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो एक लड़ाई हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ जज़ाऊ। किस किस के बीच में हुई थी? तो औरंगज़ेब के दो लड़के थे, बहादुर शाह वन एंड मोहम्मद आजम शाह। वो दोनों लड़ते हैं और जो गद्दी पे बैठ जाते हैं वो बैठते हैं बहादुर शाह वन। ठीक है। अब औरंगज़ेब का हमने देख लिया था, रिलीजियस पॉलिसीज़ बड़ी कट्टर थी। डेक्कन में क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में कर ली थी। ओके, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अभी ना हिमाचल वालों का वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ रखा था तो अभी मेंस की टेस्ट सीरीज़ वगैरह में थोड़ा बिजी हूँ, वर्कशीट्स वगैरह बनानी पड़ रही हैं। सो दैट्स वाई मेरे पास अभी मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स पूरे अवेलेबल हैं। तो आई वॉन्ट कि आप मॉडर्न हिस्ट्री तब तक पूरी कंप्लीट कर लो। तो एट 10 AM एंड 7:30 PM दोनों ही टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट्स आएंगे। और जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी बाय द मिड ऑफ अगस्त, ठीक है, तब तक हम फिर शुरू कर देंगे दोबारा से ज्योग्राफी को एज यूजुअल 7:30 PM पे। एनीवेज, जो नए स्टूडेंट्स हैं दे कैन डाउनलोड द PDFs फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक। नाउ 1707 से लेके 1857 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका रहेगा? लेटर मुगल्स का। पहला जो राजा आया वो था बहादुर शाह वन, ठीक है। और जो लास्ट आएगा वो क्या है? बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह से ही शुरू हुआ और बहादुर शाह पे ही ख़त्म हुआ। पहला था बहादुर शाह वन एंड लास्ट में आएगा जफ़र। बहादुर शाह वन बोला ना तो फर्स्ट पे आएंगे, और जफ़र जी से शुरू हो रहा है और अल्फ़ाबेट्स में आप जी लास्ट में देखते हो तो वो लास्ट में आएंगे। अब क्या क्या इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, क्या ये किया करते थे राज्य में बैठ के, क्या ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा मुगल एम्पायर ही ख़त्म हो जाएगा इनकी वजह से? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। सबसे पहले तो बहादुर शाह वन, शाह आलम वन का भी इनको टाइटल दिया जाता है। 1707 से लेके 1712 तक का इनका टाइम पीरियड है, तकरीबन 5 साल का है। जैसे कि मैंने सुबह भी आपको बताया 10 वाले लेक्चर में कि ईयर्स थोड़े से आपको अब याद करने पड़ेंगे क्योंकि इंडिया में अभी बहुत तगड़े लेवल पे फ्रेगमेंटेशन है, अलग अलग पावर्स आपको हर जगह पे दिखेंगी। तो आपको कंटेम्प्रेरी चीज़ें अगर याद रखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारे ईयर्स याद रखने पड़ेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस जैसे जैसे लेक्चर्स प्रोसीड होते चलेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो बहादुर शाह वन का जो नाम था वो था प्रिंस मुआज़म। अब प्रिंस मुआज़म जब राजा बनता है तो टाइटल लेना ही था, तो इन्होंने बहादुर शाह वन का टाइटल ले लिया था, शाह आलम वन का टाइटल ले लिया था। रूल किया तकरीबन 5 साल के लिए। और इन दिक्कत क्या थी कि बने ही राजा एट द एज ऑफ 63 to 65 ईयर्स। जब ये 63-65 साल के थे ना तब जाके तो राजा बने, तो बुढ़ापे की तरफ चल रहे थे। तो आपको लगता है ये लड़ाई कर पाएंगे? तो इनकी पॉलिसीज़ आप देखोगे काफ़ी लिबरल मिलेंगी आपको, ठीक है। लड़ाई लड़ाई में बिलीव नहीं करते, एग्रीमेंट्स में बिलीव करते हैं, कोलैबोरेशंस में बिलीव करते हैं, अलाइंसेस में बिलीव करते हैं। और जबकि इनके फादर साहब जो थे वो बहुत ही ब्रूटल क्रूअल तरीके से अपनी पॉलिसीज़ चलाया करते थे। जहाँ पे उनकी एंटी राजपूत की पॉलिसीज़ थी औरंगज़ेब की, यू विल नोटिस बहादुर शाह वन एग्रीमेंट्स बनाएंगे राजपूत्स के साथ। अब मराठास के साथ जहाँ पे एंटी मराठा पॉलिसीज़ हुआ करती थी औरंगज़ेब की, ये जाके उनको सरदेश मुखी तक का ग्रांट दे देंगे। पहले चौथ भी देना पड़ता था, सरदेश मुखी भी देनी पड़ती थी। ये होते क्या है, सरदेश मुखी में बेसिकली जो 1/10 होता है प्रोड्यूस को वो जाके राजा को देना पड़ता है, और जो चौथ होती है उसमें 1/4 देना पड़ता है राजा को, ठीक है। 1/4 ऑफ प्रोड्यूस, जो भी अनाज वगैरह बनाया उसका 1/4 देना पड़ता था। तो इन्होंने बोला कि सरदेश मुखी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक शंभाजी हुआ करते थे मराठास, शंभाजी का जो लड़का था शाहू उसको रिलीज़ कर दिया था। औरंगज़ेब ने उनको कैप्चर करा था और यहाँ पे बहादुर शाह वन क्या करेंगे, उनको रिलीज़ कर देंगे। पूरी स्टोरी अभी मराठास का जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आएगी, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि शाहू को कैप्चर करके रखा था जो कि शंभाजी के लड़के थे, और बहादुर शाह वन ने क्या किया, रिलीज़ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मराठास के साथ भी थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ गई बहादुर शाह वन की। पर मराठास सॉ कि ये तो बड़ा वीक एम्पायर बनने वाला है मुगल एम्पायर। सिविल वॉर टूट जाती है बिटवीन मराठा। देखो कितने प्यार से इन्होंने लड़वा दिया मराठास को। शाहू को रिलीज़ किया
अब मराठास के अंदर जब संभाजी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उनके लड़के ने ही गद्दी संभालनी थी, पर हुआ क्या, वहाँ पे अब बच्चा जो था वो तो औरंगज़ेब ने कैप्चर करके दिल्ली में रखा हुआ है। तो मराठा ये वापस जब जाते हैं तो ये बोलते हैं राजा तो मुझे बनना चाहिए। वहाँ पे बैठ गई होती है ताराबाई, ठीक है, दूसरी पत्नी थी ये संभाजी की। अभी बस याद रखते चलो, तो ताराबाई को रिमूव कर दिया जाता है और शाहू जी जो हैं वो दोबारा से राजा बन जाते हैं। बुंदेला चीफ, बुंदेला आपको मिल जाएगा ये यूपी और यहाँ पे यूपी वाले एरिया में, जहाँ पे बुंदेला खंड की अलग से रीजनल डिमांड भी करी जाती है बाय द पीपल ऑफ बुंदेला। तो बुंदेला चीफ हुआ करते थे छत्रासल, वो लॉयल ही रहते हैं इनके लिए। चूरामन थे जाट्स के, वो भी लॉयल रहते हैं। और बहादुर शाह वन को एक टाइटल दिया था खफ़ी खान ने। ये जो खफ़ी खान थे ये एक राइटर हुआ करते थे। तो ये बोलते हैं बहादुर शाह वन को शहनशाह ए बेखबर, कि शहनशाह को पता ही नहीं है कि एम्पायर के अंदर और क्या चीज़ें चल रही हैं, वॉर्स हो रही हैं, बैटल्स हो रही हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है, एक्सपांशन कहाँ पे करनी है कोई आइडिया नहीं है। दैट्स वाई खफ़ी खान ने उनको एक टाइटल दे दिया, दैट इज़ शहनशाह ए बेखबर। अब 1712 के अंदर बहादुर शाह वन गए, उसके बाद नए राजा आते हैं जहानदार शाह 1712 टू 1713। तो यहाँ पे इनको जिसने राजा बनवाया था वो कौन थे, जुल्फ़िकार खान। जुल्फ़िकार खान जो थे, विद द सपोर्ट ऑफ जुल्फ़िकार खान जहानदार शाह गद्दी के ऊपर आ जाते हैं। अब इनका रूलिंग टाइम पीरियड देखो, पहले तो 1712 टू 1713 सिर्फ 1 साल का है, ठीक है, 1 साल का रूल है। अब इसका भी एक रीज़न है, आगे चल के देखते हैं। तो जहानदार शाह तकरीबन 1 साल के लिए रूल करेंगे। एंड राजा किसकी वजह से बने थे, किसके सपोर्ट से बने थे, तो जुल्फ़िकार खान की वजह से। तो जहानदार शाह ने क्या किया, उनको वज़ीर का रैंक दे दिया, प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट जो रैंक होता है वो रैंक दे दिया। अब जहानदार शाह को लिखना भी पसंद था, तो उन्होंने अपने लिए एक पेन नेम भी लिया था। पेन नेम होता है कि मतलब जिस नाम से आप चाहते हो कि लोग आपको पढ़ें, तो मौज इन्होंने अपना नाम रखा था, मौज, ठीक है, पोइट भी थे ये। इजारादारी सिस्टम इन्होंने शुरू किया, जिसमें क्या होता था कि आप देखते हो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं बन रहा। अभी ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, एक होता है राजा, ठीक है। अब राजा ने किसी ना किसी को काम असाइन किया होता है, वो होता है मिडल मैन, और जिससे पैसे लेने थे वो थे रेवेन्यू फार्मर। तो इन्होंने बोला कि जो मिडल मैन है और रेवेन्यू फार्मर है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिसमें पूरा जो फिक्स अमाउंट है पेमेंट का वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो इजारदारी सिस्टम था ये किसने शुरू किया, तो ये स्टार्ट किया था जहानदार शाह ने। उसके बाद सेंशुअल लवर थे, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे, अल्कोहल, म्यूज़िक, डांस, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे, प्लेजर सीकिंग पर्सन थे। लाल कुंवर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। याद है ना, जहांगीर को मिली थी नूर जहाँ, इधर जहानदार शाह को मिल गई लाल कुंवर। अब याद करो क्या किया था नूर जहाँ ने जहांगीर के टाइम पे, पहले तो फंसाया जहांगीर को, ठीक है, शादी शुदी रचाई, और उसके बाद क्या किया, अपने जो रिलेटिव्स थे, अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनको बढ़िया बढ़िया हाई रैंक्स प्रोवाइड करवाए। सेम डिड हैपन इन जहानदार शाह। जहानदार शाह ने कोई सबक नहीं लिया अपने बुज़ुर्गों से, पर क्या किया, लाल कुंवर के इन्फ्लुएंस में आ गए। लाल कुंवर ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना शुरू कर दिया, और जो भी उसके रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, उनको बढ़िया बढ़िया पोजीशंस प्रोवाइड करी जाने लगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं जी। एंड मिर्ज़ा राजा सवाई, ये टाइटल दिया गया था टू जयसिंह ऑफ अम्बेर। जयसिंह के साथ अच्छे ही रिलेशन रहे हैं, औरंगज़ेब के भी अच्छे ही रिलेशन थे, तो अभी भी अच्छे ही रिलेशन है। तो जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई का टाइटल किसने दिया, तो वो दिया जहानदार शाह ने। एक अजीत सिंह थे मारवाड़ वाले एरिया में, उनको टाइटल दिया गया महाराजा का, और गुजरात वाले एरिया का उनको बना दिया गया, मतलब उस टाइम तो राजस्थान की एक्सपांशन होती थी, और गुजरात वाले जो एरिया था उसमें बना दिया गया उनको गवर्नर, ठीक है। अब एक राजा थोड़ी सारे एरियाज़ को देख सकता है, तो अजीत सिंह जो थे मारवाड़ वाले एरिया के, उनको क्या किया, एक टाइटल दे दिया महाराजा का, महाराजा अजीत सिंह ऑफ मारवाड़, और गवर्नर बना दिया गुजरात का। एक अच्छी बात जो करी इन्होंने 1 साल के अंदर, जस्ट बिकॉज इनके साथ जो वज़ीर था ना, प्राइम मिनिस्टर था जुल्फ़िकार खान, ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और इसी वजह से जो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ हैं, जैसे इजारदारी सिस्टम, यहाँ पे जाजिया को अबॉलिश करना, अभी ऑफिशियली जाजिया अबॉलिश नहीं हुआ, जहानदार शाह के टाइम पीरियड में ही ये जाजिया जो सिस्टम था, टैक्स का जो सिस्टम था, वो अबॉलिश होता है, ठीक है। जुल्फ़िकार खान की एक पॉलिसी थी। अब क्या होता है कि जहानदार शाह को मरवा देता है उसका भतीजा फारूक शियार। कैसे मरवाता है, फारूक शियार के साथ हुआ करते थे 2 भाई,
सैयद ब्रदर्स जिनको बोला करते थे। एक था अब्दुल्ला खान, दूसरा था हुसैन अली खान। ये जो अब्दुल्ला खान था ये था डेप्यूटी गवर्नर कहाँ का, इलाहाबाद यूपी वाले एरिया में। और हुसैन अली खान की बात करें तो ये बिहार में था। तो यहाँ पे अब्दुल्ला आपको मिल जा रहा है अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान का नाम शुरू हो रहा है ए से, तो इलाहाबाद वाले एरिया में ये लोकेटेड था, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर था वहाँ का। और हुसैन अली की अगर बात करें तो ये बिहार वाले एरिया में था, ठीक है। ए से याद रख लेना, ए फॉर अब्दुल्ला खान, ए फॉर इलाहाबाद, ऐसे याद रह जाएगा आपको। तो ये दोनों थे सैयद ब्रदर्स। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फारूक शियार की हेल्प करी और जहांदार को गद्दी से निकाल दिया और 1713 में बैठ जाते हैं फारूक शियार गद्दी के ऊपर, ठीक है। तो 1713 टू 1719 तक का टाइम पीरियड रहेगा फारूक शियार का। अब दोबारा से आप एक चीज़ नोटिस करो, ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, तकरीबन 6 साल का है। ये जो फारूक शियार था राजा तो बन गया, मतलब बहुत ज़्यादा इसको ज़ील थी कि मैं राजा बनूं, पर ये बड़ा ही कॉवर्ड था, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट था। मतलब राजा वाले एक भी गुण नहीं मिलेंगे आपको फारूक शियार के अंदर। इनको तो पूरा का पूरा कौन कंट्रोल कर रहा था, सैयद ब्रदर्स कंट्रोल कर रहे थे। और फारूक शियार जब गद्दी पे बैठे तो अब्दुल्ला को पोजीशन दे दी वज़ीर की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की। और जो सैयद हुसैन थे, हुसैन अली थे, जो कि डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे बिहार के, उनको दे दी पोजीशन ऑफ कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इन दोनों को बिठा दिया एज नॉबल्स तो बने ही थे वो। फारूक शियार इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, तो ये बड़ी बड़ी पोजीशंस पे भी बैठ गए। और जो सिख थे ना, सिख बंदा बहादुर के बाद जब गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, जिन्होंने खालसा आर्मी भी बनाई थी, ऑल्दो उसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह ने, बंदा बहादुर जो थे, बहादुर शाह बोल दिया, बंदा बहादुर जो थे उन्होंने लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करी थी खालसा आर्मी की। तो सिख जो थे वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 1713 टू 1719 का अगर टाइम पीरियड देखें। 3 फरमान्स इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे और उसमें बोला गया है कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो एट वेरियस लोकेशंस। और लोकेशंस ऑब्वियसली कोस्टल वाली ज़्यादा होंगी। ये बिहार वाला एरिया बोल दिया, बंगाल का बोल दिया, हैदराबाद बोल दिया, उड़ीसा बोल दिया और गुजरात बोल दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 फरमान्स पास करवा दिए कि इन 5 लोकेशंस के ऊपर आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और एनुअल पेमेंट होता है ना कि टैक्स भी देना ही पड़ता है। अभी देखना इधर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो ड्यूटी फ्री ट्रेड बोल दिया। अब फारूक शियार ने क्या किया, फारूक शियार हो जाता है बीमार, ठीक है। और बीमार हुआ तो एक आया अंग्रेज़ जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने फारूक शियार की बीमारी कर दी ठीक, चेचक हुए थे आई थिंक, तो इनकी बीमारी कर दी ठीक और फरमान दे दिया किसको, दोबारा से जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। अब फरमान मिला किसको, जॉन सुरमैन। इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। जब ये फरमान दिया गया जॉन सुरमान को, तो जॉन सुरमान वाला जो फरमान था उसको मैग्ना कार्टा बोला गया कंपनी का। और इसमें क्या करना था आपको कि आप करो अपने आराम से ट्रेड, जहाँ पे करना है जिसके साथ करना है, बस हमें 3000 सालाना अपने एनुअल पेमेंट करनी है, ठीक है। मुँह बोली रकम 3000 रुपये पे निपटा दिया काम सारा का सारा। उसके बाद देखा कि सैयद ब्रदर को पसंद नहीं आया फारूक शियार, जिसने राजा बनवाया था उसको मरवा दिया जी। सैयद ब्रदर ने पहले तो राजा बनाया किसको, फारूक शियार को। अब्दुल्ला खान बन गया वज़ीर, उधर हुसैन अली बन गया कमांडर इन चीफ। अब इन्होंने देखा ये किसी काम का नहीं है, तो पहले तो जेल में रखा, फिर उसकी आंखें फोड़ दी और फिर मर्डर कर दिया, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी किसके साथ क्रिएट करी थी, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ। 1719 में यहाँ पे ही स्टोरी ख़त्म हो जाती है फारूक शियार की। अब आते हैं सैयद ब्रदर्स के ऊपर, इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये खुद को किंग मेकर्स की फॉर्म में देखने लगे। अब फारूक शियार के बाद ना एक भी ढंग का राजा नहीं मिल रहा है। पहले रफ़ी-उद-दराजत को बिठाएंगे, ये भी मर गया। रफ़ी-उद-दौला को बिठाएंगे, ये भी मर गया। नेकू शियार बिठाया, वो भी मर गया। इब्राहिम को बिठाया, वो भी मर गया, ठीक है। अब सैयद ब्रदर्स को ना बाकी जनता क्या बोलने लगी थी, नमक हराम, क्योंकि कहीं ना कहीं यही तो मार रहे हैं राजाओं को, रूल ही नहीं करने दे रहे हैं राजा को। तो इनको जनता ने एक टाइटल दे दिया नमक हराम का। जो सैयद ब्रदर्स थे, अब्दुल्ला और हुसैन अली, दोनों को बोल दिया ये नमक हराम है। तो 1719 में क्योंकि आप देख सकते हो अराजकता फैल गई है, एनार्की आ चुकी है, कोई राजा ही नहीं बैठ पा रहा है दिल्ली में। रफ़ी-उद-दराजत, रफ़ी-उद-दौला, नेकू शियार एंड इब्राहिम सब 1 by 1 किल्ड। उसके बाद क्या होता है, सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, 1720 में एक नया किंग अपॉइंट करते हैं जो था रंगीला। रंगीला था मोहम्मद शाह रंगीला। अभी इनके रंगीन बातों के बारे में बात करेंगे, बट फर्स्टली यू विल नोटिस 1719 में मोहम्मद शाह बैठ जाएंगे गद्दी पे, ठीक है। अब मोहम्मद शाह को राजा किसने बनाया, सैयद ब्रदर्स ने ही बनाया।
पर मोहम्मद शाह जो थे ही वांटेड कि मैं पपेट ना रहूं सैयद ब्रदर्स के अंडर। तो वो अगर कठपुतली नहीं रहना चाहते तो सैयद ब्रदर्स का तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो पोजीशन पावरफुल हो रखी थी उस टाइम पे। व्हाट ही डिड, जो हुसैन अली था ना उसको मरवा दिया, मर्डर करवा दिया, और जो अब्दुल्ला था उसको इम्प्रीजन कर दिया, जेल में रख दिया, ठीक है, बाद में मरवा दिया था। तो मोहम्मद शाह ने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर दी, किसके अगेंस्ट? सैयद ब्रदर। जहाँ सैयद ब्रदर सबके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे उल्टा हो गया। मोहम्मद शाह ने क्या किया, बस यही एक अच्छी बात थी मोहम्मद शाह की जो उन्होंने करी कि सैयद ब्रदर्स को ही मरवा दिया ताकि वो पपेट्स की फॉर्म में ना रहे। अब इमेज से यू कैन नोटिस कि काफ़ी रंगीन मिजाज के थे। टाइम पीरियड इनका अगर देखोगे ना तो 1719 टू 1748 तक का है। काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम पीरियड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली, और 29 ईयर्स तक का मिल जाएगा, ठीक है। म्यूज़िक पसंद था, डांस पसंद था, लेडीज़ पसंद थी, और एनिमल फाइट्स देखना बड़ा पसंद था इनको। मुर्गी की फ़ाइट्स देखी होगी आपने, बुल फाइट्स देखी होंगी, तो वैसी फ़ाइट्स देखना इनको बड़ा पसंद था। तो इसी वजह से इनको एक टाइटल दे दिया जाता है रंगीला, बड़े रंगीन मिजाज के, दैट्स व्हाई इनको रंगीला का टाइटल दे दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, एक अच्छी बात और कि जो जाजिया सिस्टम था वो पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। अब ऑफिशियली जाजिया सिस्टम ख़त्म हो चुका है, अब आप कभी भी जाजिया सिस्टम के बारे में आगे नहीं पढ़ने वाले। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि अगर कोई राजा, पर्चे पे लिख दिया कि जाजिया को इम्पोज करता है तो वो राजा नहीं है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब सरकाज़म सा लिख दिया। अब मतलब जाजिया सिस्टम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जो भी रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री बची है अपने पास। तो जाजिया सिस्टम ख़त्म, और इन्होंने पिलग्रिमेज टेक्स्ट जो हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था, इवन नॉन मुस्लिम बोल सकते हैं, उसमें सारी ही कम्युनिटीज़ आ जाएंगी, तो ये पिलग्रिमेज टेक्स्ट जो था वो भी बंद कर दिया। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो सैयद ब्रदर्स थे उनको मरवा दिया। किसकी हेल्प से? तो लगता है क्या सैयद ब्रदर्स को ये अकेले मार सकते थे? तो नो, अब जो किंग मेकर्स थे सैयद ब्रदर, क्योंकि जो ये आएंगे आपके मोहम्मद शाह रंगीला, इनको जो अपॉइंट किया था वो किया था निज़ाम उल मुल्क ने, ठीक है। निज़ाम उल मुल्क जो थे वो वज़ीर बन गए किसके? मोहम्मद शाह रंगीला। आई थिंक मैंने पहले ये बोल दिया कि मोहम्मद शाह जो रंगीला थे उनको राजा बनाया था सैयद ब्रदर्स, ठीक है। मैंने किंग मेकर्स को बोलना था कि इनको मरवा दिया बाद में किसने? किंग ने। बट एनीवेज निज़ाम उल मुल्क जो वज़ीर की पोजीशन पे आ चुके थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि सैयद ब्रदर्स को उनके साथ ही मिलके मरवा देते हैं। और 1724 में क्या हो जाता है कि जो निज़ाम उल मुल्क थे उनको मोहम्मद शाह रंगीला की रंगीन हरकतें पसंद नहीं आ रही थी, तो निज़ाम उल मुल्क बोलते हैं मोहम्मद शाह को कि मैं ना थोड़े दिन के लिए साउथ वाले एरिया में जा रहा हूँ। साउथ में जाते हैं और वहाँ पे अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं जो था हैदराबाद। वहाँ मोहम्मद शाह दिल्ली। बड़े टाइम के बाद उनको पता लगता है कि निज़ाम उल मुल्क ने अपनी एक सेपरेट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश कर दी है। फिर जाके मोहम्मद शाह को लगता है कि ओ ये क्या कर दिया, इतना अच्छा पर्सन था निज़ाम उल मुल्क, मैंने इसको ऐसे जाने दिया, ठीक है। पर चलो ठीक है, ये स्टोरी अलग थी। 1724 में हम देखते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद बन जाती है। दोबारा से ये स्टोरी आएगी जब हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे डेक्कन वाला एरिया, अवध, यूपी वाला, बंगाल वाला, ये सारा का सारा जो था ना, ये सारा रीजन जो था राजा के हाथ से जा रहा है। तो आप देखोगे कि रीजनल किंगडम्स और भी ज़्यादा बनने वाले हैं। उसके बाद 1738 टू 39 में नादिर शाह की एंट्री हो जाती है जी। पर्शिया से आए थे, आज के ईरान वाले एरिया से आते हैं कौन? नादिर शाह। खूब लूटपाट मचाई इन्होंने इंडिया में आके। बैटल ऑफ करनाल हुई यहाँ पे, 57 डेज़ के लिए रुके इंडिया के अंदर और जितना सोना उठा सकते थे उठाया। सबसे पहले तो जो कोहिनूर डायमंड था ना, यहाँ से ले गए वो वापस जी, ठीक है, यहाँ से उठाया और ले गए अपने साथ। पीकॉक थ्रॉन, तख्ते ताउज, याद है ना, शाहजहाँ ने बनवाया था, बड़ा ही सुंदर थ्रॉन हुआ करता था जिसके ऊपर राजा बैठा करते थे, इसने उठाया, वो भी ले गए अपने साथ। नादिर शाह का इन्वेजन होता है 1738 टू 39, स्पेसिफिकली इन 39। जितने भी पावरफुल नॉबल्स हुआ करते थे राजाओं के, उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल 1717 में क्या होता है, मुर्शिद कुली खान बंगाल वाले एरिया को एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि नाउ बंगाल इज़ इंडिपेंडेंट, और ये इसका जो राजा है, जो नवाब है, वो कौन है? वो है मुर्शिद कुली खान। तो बंगाल वाला जो एरिया हुआ करता था, मुर्शिद कुली खान वहाँ पे आगे गद्दी में इन 1717। वैसे ही 1722 में आप नोटिस करोगे ये जो अवध वाला एरिया है, तो 1722 में यहाँ पे बैठ जाते हैं सादत खान अवध वाले एरिया में। और निज़ाम उल मुल्क का तो देख ही लिया आपने 1724 का, जिन्होंने हैदराबाद बना दिया। तो इस तरह से जो भी इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स हैं वो सारे अपनी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बना ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि राजा का कोई बस में चीज़ें हैं नहीं और रंगीला है, तो वही चीज़ आ गई, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से इन सभी ने अपना अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया।
उसके बाद 5th नंबर पे आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह अब 1748 में जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला गए उसके बाद गद्दी पे आ जाते हैं अहमद शाह। 1748 से 1754 तक का इनका रूलिंग टाइम रहेगा, तकरीबन 6 साल का रहेगा। ओवरऑल लेटर मुगल्स में अभी तक हमने किसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा देखा, तो मोहम्मद शाह रंगीला का। अहमद शाह का 6 साल का है। अब इनके कोर्ट में ना ज़्यादातर लेडीज़ हुआ करती थी या तो इनक्स हुआ करते थे, मतलब जो वर्कर्स होते हैं कोर्ट्स के, वही देखने को आपको मिलेंगे थ्रू आउट द कोर्ट। नाउ यू कैन एनालाइज कि क्या ही चल रहा होगा, क्या ही राजनीति चल रही होगी अंदर। एक पार्टी हेड बना दी इन्होंने तो लो जी सारी हदें ही पार कर दी। पार्टी इज़ नॉट रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी इज़ लाइक अ किटी पार्टी, ठीक है। यहाँ पे पार्टियाँ कर रहे हैं आराम से। इवन पार्टी का एक हेड बना दिया जो सारी पार्टियों की अरेंजमेंट करेगा, हाँ जी इतनी बोतलें आएंगी, ये खाने में बनेगा, तो इन्होंने एक पार्टी हेड बना दिया जावेद खान को। अभी एक और था वहाँ पे वज़ीर जो कि प्राइम मिनिस्टर था, जिसका नाम था गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क का ये ग्रैंडसन था, ठीक है। ग्रैंडसन मतलब निज़ामुल मुल्क वॉज दादा ऑफ गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क। अब जो जावेद खान था ना और गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क था, ये दोनों एक दूसरे से जेलस किया करते थे, ठीक है। अब देखो गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क जहाँ वज़ीर के रैंक पे है, जावेद खान जी पार्टी हेड है, और अहमद शाह ज़्यादा फेवर कर रहे हैं जावेद खान को। तुम खुद ही आइडिया लगाओ, पार्टी अरेंज करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इंडीड देयर वाज श्योरिटी की जेलसी तो आनी ही थी। होता क्या है, लड़ाई हो जाती है और जो गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क था उसको आ जाता है गुस्सा। यहाँ पे जावेद खान का भी लिखा होना चाहिए, हाँ ये लिखा था, ये नोट कर लेना पहले ही अहमद शाह के अंदर कि सफदार जंग था, एक मिलिट्री कमांडर था, इसने मार दिया था जावेद खान को जो कि पार्टी हेड हुआ करता था। एंड गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क ने इसका फ़ायदा उठाया और क्या किया, जो अहमद शाह था उसको अंधा कर दिया और फिर मार दिया इन 1754। और इस टाइम पीरियड में 1749 में जो अहमद शाह अब्दाली था उसकी भी एंट्री होती है इंडिया के अंदर। अब वो भी थोड़े दिन के लिए रुका, जो भी लूट वूटने के लिए बचा हुआ था वो भी उठाया और चले गए। और ज़्यादा अराजकता आपको देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द लेटर मुगल पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट जो किंग आते हैं वो आते हैं आलमगीर टू। आलमगीर टू का ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, तकरीबन 5 साल का है, अगेन बहुत कम टाइम है। जहांदार शाह का लड़का हुआ करता था आलमगीर टू। अब याद करो आलमगीर 1 कौन होगा, अगर आलमगीर 2 इज़ देयर तो आलमगीर 1 कौन रहा होगा। आलमगीर 1 वॉज औरंगज़ेब, ठीक है, औरंगज़ेब हुआ करते थे आलमगीर 1। यहाँ पे आलमगीर 2 की बात करें तो 5 साल का तो रूल रहेगा। जहांदार शाह के लड़के थे, गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क ने इनको अपॉइंट किया था राजा, क्योंकि जो पिछले हमने देखे अहमद शाह उसको तो मार दिया था, गद्दी से फेंक दिया था, तो राजा तो बिठाना ही पड़ना था। और यहाँ पे क्या किया, गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क ने इनको गद्दी पे बिठा दिया आलमगीर 2 को। 1757 में हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी। इसको करेंगे अभी कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट हुई, जब इमरजेंस पढ़ेंगे रीजनल स्टेट्स का उसी में देखेंगे। 1757 में यहाँ पे हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा ये तो यहीं पे देख लो, अब्दाली वर्सेस आलमगीर 2 ऑब्वियसली। ओहो हो सॉरी इसकी स्टोरी आएगी अभी, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे गाजीउद्दीन जो थे वो आलमगीर 2 को भी मार देंगे, ठीक है। तो आलमगीर 2 भी गए राजा की पोजीशन से, शाहजहां 3 आए, 2 भी आए थे, 3 ये थर्ड वन है। 1759 टू 1760 का टाइम पीरियड रहता है। 59 में ही इनको मतलब सो कॉल्ड राजा ये बचे थे, और मराठा के जो सरदार थे उन्होंने इनको रगड़ दिया था। और 1759 में ही शाह आलम 2 को भी गद्दी पे बिठा दिया जाता है। उनका बचपन का नाम था अली गौहर। जो शाह आलम 2 थे उनका बचपन का नाम है अली गौहर, जस्ट बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल में इन्वॉल्व होंगे, इस वजह से आपको शाह आलम 2 के बारे में पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में है। तो 1759 टू 1806 का इनका रूलिंग पीरियड रहेगा, तकरीबन 7 साल का रूल है, 7 ईयर्स। अब ये बिहार वाले एरिया में हुआ करते थे जब इनके फादर साहब आलमगीर 2 दिल्ली में थे। ये कहाँ पे थे, खुद बिहार वाले एरिया में थे, और दिल्ली में कौन था, आलमगीर 2 थे। अब इनके पास ना हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि वहाँ पे बैठा था गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क, तो गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क से ये डरा करते थे, तो ये आते ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि मैं वापस जाऊँ दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही थी, और बाय द टाइम जब शाह आलम 2 गद्दी पे बैठेंगे, यू विल नोटिस कि जो दिल्ली वाला एरिया था ना, वहीं तक अब मुग़ल एम्पायर का रूल बच गया था, बिल्कुल कम।
और उसके बाद इन्होंने फरमान इशू कर दिए और दीवानी दे दी उड़ीसा, बिहार, बंगाल की रॉबर्ट क्लाइव को। ये एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर हुआ करते थे। तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल इन 3 एरियाज़ को यहाँ पे जो है दीवानी राइट्स दे दिए थे, फरमान जारी करवा दिया था। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। कैसे होती है देखो, बंगाल में बैठा होगा मीर काजिम। अभी बंगाल वाला अलग से पढ़ेंगे तब फिर से आएगी ये स्टोरी, पर याद कर लो थोड़ा सा। मीर काजिम चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल ना रहे बंगाल वाले एरिया में। तो मीर काजिम ने बोला अवध के रूलर को, शुजा-उद-दौला को, कि मेरा साथ देगा। शुजा-उद-दौला बोला जी बिल्कुल दे देंगे आपका साथ। फिर मीर काजिम गए शाह आलम टू, जो कि दिल्ली में बैठे हुए थे और जो कि अपने ही वज़ीर से डरा करते थे एक टाइम पे। तो इन तीनों ने बना लिया अलाइंस, मीर काजिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम टू, ठीक है। और चले गए लड़ने जी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। थर्ड इसको बोलते हैं यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। दिस हैपेंड बैटल ऑफ बक्सर, 1764 की स्टोरी है। मैंने पानीपत तो नहीं बोल दिया पहले, चलो एनीवे 1764 की बात हो रही है। और यहाँ पे जीत जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, तो वो देखेंगे अभी जब रीजनल किंगडम्स पढ़ेंगे। अब जो दिल्ली थी वो पूरी की पूरी इंग्लिश ने ऑक्यूपाई कर ली है, और जो शाह आलम है वो पैट्रोनेज एक्सेप्ट कर लेते हैं कंपनी का, और वहाँ पे रह रहे हैं एज अ पेंशनर। अब पेंशन मिल जा रही है और वहीं पे रह रहे हैं शाह आलम टू, दिल्ली के रेड फोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अब 1803 की बात हो रही है, यहाँ पे पेंशनर बना दिया गया शाह आलम टू को। अब आते हैं अकबर टू की बात। अब देखो पुराने अकबर जी को याद करो, बाबर, हुमायूं, अकबर कितने एमिनेंट थे, कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ उन्होंने चलाई। अब आए अकबर टू, ही इज़ जस्ट अ मेयर पेंशनर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1806 से लेके 1837 तक का रूलिंग पीरियड तो है। देखने को लग सकता है ओ माय गॉड कि ये हो गया आपके तकरीबन 37 आपके अराउंड वी कैन से 42 ईयर्स के आसपास रूल करेंगे, पर कोई फ़ायदा नहीं है। पेंशन के बेसिस पे रह रहे हैं, एंड यू कैन सी पेंशन के बेसिस पे अगर राजा रह रहा है तो ही इज़ लाइक अ रिटायर्ड पर्सन, ठीक है। रिटायरमेंट हो चुकी है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और जो अथॉरिटी थी दिल्ली की, बस उतने में ही इनकी चलती थी। जो वर्कर्स थे वहाँ के वही इनको जानना करते थे। अब अकबर टू चाहते हैं राजा राम मोहन रॉय, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सती प्रथा के अगेंस्ट ये आवाज़ उठाएंगे, मोनोथिज़म की ये बात किया करते थे। पर वो जब राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी क्या होता है, राम मोहन रॉय जो थे ना वो जा रहे थे इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल वाले एरिया में। तो अकबर टू ने बुलाया राम मोहन रॉय को कि यार मेरा ना ज़रा वो लगा दे, अप्रोच लगा देना वहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल के पास जाके कि मेरी पेंशन थोड़ी बढ़ाओ, खर्चा पानी ज़्यादा आ रहा है और पेंशन बहुत कम है। राम मोहन ने बोला जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे आपके बारे में बात करूँगा। जैसे ही ये बोलते हैं तो अकबर टू ने उनको टाइटल दे दिया राजा। तो इसी वजह से राम मोहन रॉय नहीं आप सुनते कभी भी, आप सुनते हो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये जो राजा का टाइटल था वो किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय अकबर टू। पर हुआ क्या, राजा राम मोहन रॉय चले तो गए थे इंग्लैंड, बट 1833 में उनको मेनिंजाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में ही, ठीक है। उसके बाद 1835 की बात है, तो जो कॉइन्स इशू किया करते थे मुग़ल रूलर्स, वो बैन लगा दिया जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको कॉइन्स इशू करने की, आपकी तो अथॉरिटी नहीं बची है, देन वाई आर यू मिंटिंग द कॉइन्स। तो 1835 में उनके कॉइन्स के ऊपर से भी जो अथॉरिटी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म कर दी। लास्ट में आएंगे बहादुर शाह टू एंड बहादुर शाह ज़फ़र भी जिनको बोलते हैं। इनका जो पेन नेम था दैट वाज ज़फ़र, क्योंकि ये पोइट्री किया करते थे और जो पोइट्री करते हैं वो चाहते हैं हमें स्पेसिफिक नाम से जाना जाए, तो दैट इज़ नोन एज पेन नेम। अब 1837 से लेके 1857 तक का इनका रूलिंग पीरियड रहेगा, तकरीबन 20 साल का है। अब ये लास्ट के 2 राजा क्यों रह पाए ज़्यादा टाइम के लिए, ऑल्दो रंगीला भी रह पाया था, 1-2 अटैक हुए उनके टाइम पीरियड में भी, पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। पर ये जो लास्ट के 2 रूलर्स हैं ये पेंशन के बेसिस पे रह रहे हैं। शाह आलम टू से देख लिया ना हमने, 1803 में पेंशन सिस्टम चल पड़ा, तो ये दोनों पेंशन पे रह रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या ही दिक्कत होगी इनसे, क्योंकि ये लड़ाइयों में तो पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहे। तो अब क्या होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हो जाता है। बहुत सारे विद्रोह थ्रू आउट द इंडिया चलेंगे, सिविल रिवोल्ट चल रहे हैं, मुस्लिम रिवोल्ट चल रहे हैं, ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट चल रहे हैं। देयर आर सो मैनी रिवोल्ट्स हैपनिंग थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में ये रिवोल्ट्स चल रहे हैं। तो फिर कुछ लोगों ने अप्रोच लगाई बहादुर शाह टू, बहादुर शाह ज़फ़र के सामने कि राजा साहब आपको भी फील्ड में उतरना पड़ेगा, तभी लोग जो है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सीरियस लेंगे। ये उतरते हैं, पर यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आ जाता है गुस्सा, चार्जेस लगा दिए जाते
करते हैं और इनको रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। म्यांमार बर्मा वाला जो एरिया था वहाँ पे भेज दिया जाता है और वहाँ पे जेल के अंदर रखते हैं। और इनकी डेथ हुई थी जाके 1862 में। ठीक है, हुआ क्या था, जो प्लान था ना वो बहादुर शाह जफ़र की वाइफ को भी पता था कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैकल करना है। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इनकी वाइफ से पूछा बता दे, नहीं तो पूरी फैमिली को मार देंगे। और उस डर से उसने सारी ज़ुबान खोल दी और फिर एंड में बोला है कि प्लीज़ आप कुछ मत करना मेरी फैमिली को, बाकियों को आप पकड़ लो मार दो पर मेरी फैमिली को मत कुछ करना। डू यू रियली थिंक सो मैन women that English East India Company will leave you in this way? तो वही चीज़ हुई, इनको दोनों को भेज दिया जी रंगून की जेल में। और 1857 में जो लेटर मुग़ल एम्पायर थे वो पूरी तरह से हो गए ख़त्म। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द मुग़ल एम्पायर। अब हम रीजनल जो स्टेट्स बन रही थी उनके बारे में भी देखेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। पोर्टुगल्स आए थे ना सबसे पहले आए भी पोर्टुगल्स, और सबसे लास्ट में भी कौन जाएगा, पोर्टुगल्स ही जाएंगे। ठीक है, बस अभी इतना याद रखो, इसका एक अलग से लेक्चर आएगा। तो आज क्या क्या हमने किया, आज हमने लेटर मुग़ल एम्पायर में जो भी रूलर्स बैठे उन सभी के बारे में देखा। सबसे पहले आए बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन का बचपन का नाम था प्रिंस मुआज़म। इन्होंने कहीं ना कहीं लिबरल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी, ठीक है, सभी के साथ। जहाँ पे एंटी पॉलिसीज़ चल रही थी बाय औरंगज़ेब, इन्होंने उल्टा किया, बिल्कुल लिबरल पॉलिसीज़ करवा दी। और इनको टाइटल दिया गया था शहनशाह ए बेखबर। किसने दिया था, खफ़ी खान ने दिया था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था राज्य के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। जहांदार शाह बैठते हैं गद्दी पे, उनका पेन नेम वाज मौज, ये याद रख लेना, पोएट थे, पोएम्स लिखा करते थे, दैट्स वाई। और जो जहांदार शाह थे ना, ये जुल्फ़िकार खान के सपोर्ट से राजा की गद्दी पे बैठे थे। इजारदारी सिस्टम, जाजिया को अबॉलिश करना, ये सारा चलाया था किसने, तो जुल्फ़िकार खान की बदौलत ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द फारूक शियार। फारूक शियार को किसने गद्दी पे बिठाया, तो दो ब्रदर्स हुआ करते थे जिनको बोलते थे सैयद ब्रदर्स। अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, ये दोनों हुआ करते थे डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ इलाहाबाद एंड बिहार रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद इनको आ गई जी लालच कि हमें क्या करना है, फारूक शियार को भी उड़ाना है और एक नए किंग को बिठाना है। तो वही चीज़ें हुई और फिर सैयद ब्रदर्स को मरवा देता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह को किसने चूज़ किया था, निज़ाम उल मुल्क ने। निज़ाम उल मुल्क ने देखा कि इनकी तो हरकतें रंगीन है, आई विल लीव दिस दिल्ली, और चले जाते हैं साउथ की तरफ और वहाँ पे जाके हैदराबाद एस्टेब्लिश कर देते हैं इन 1724। स्टार्टिंग में मैंने गलत बोल दिया था ये कि मोहम्मद शाह को सैयद ब्रदर्स ने ही राजा की गद्दी पे बिठाया था, तो डू नोट दैट, ठीक है, ओके। तो याद रखना निज़ाम उल मुल्क ने बिठाया था गद्दी पे, ठीक है। उसके बाद नादिर शाह का इन्वेजन होता है और मुर्शिद कुली खान बंगाल वाला एरिया एस्टेब्लिश कर देते हैं। 1722 में सादत खान ने अवध को एस्टेब्लिश किया, क्योंकि राजा जो थे वो देख ही नहीं रहे एडमिनिस्ट्रेशन को, बाकी बोल रहे हैं क्या है भाई, स्टेट्स कैसे चलेंगी, तो वही चीज़ हो रही थी। अहमद शाह आते हैं। अहमद शाह जो थे, अगेन इनका जो पूरा का पूरा कोड था वो लेडीज़ ज़्यादा मिलेंगी, वर्कर वगैरह मिलेंगे और कुछ नहीं बचा हुआ था। इन्होंने तो पार्टी हेड ही बना दी है जी, कि पार्टीज़ की जो अरेंजमेंट है वो कौन करेगा, जावेद खान करेगा। वज़ीर बनाया हुआ था गाज़ीउद्दीन इमादुल मुल्क, पोता था निज़ाम उल मुल्क का। दोनों जेलस करते थे एक दूसरे से। जावेद खान को मरवा दिया सफदारगंज से और सफदार जंग से, एंड गाज़ीउद्दीन ने फिर अहमद शाह को मार दिया, और जब मारा तो आलमगीर टू को गद्दी पे बिठा दिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। गाज़ीउद्दीन को आलमगीर टू भी पसंद नहीं आया तो इसको भी मरवा दिया। शाहजहाँ थ्री आए 1759 टू 1760, मराठा के सरदारों ने इनको डिस्पोज कर दिया था, एक साल भी पूरा नहीं बैठ पाए थे। शाह आलम टू 1759 में ही राजा बन चुके थे, और इनके जो फादर साहब थे दैट वाज आलमगीर टू, ये बन चुके थे पेंशनर, क्योंकि इन्होंने एक बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेशन कर लिया, जो कि कहीं ना कहीं फेलियर इनको प्रूव होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं बोला आज, लेट मी चेक इट आउट, वेट करना। शाह आलम, होल्ड ऑन, मुझे कुछ चीज़ चेक करनी है, उसी को देख रही हूँ। नहीं ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है स्टूडेंट्स, कैरी ऑन।
चलो जी, इसी के साथ लास्ट में हमने देखा कि पेंशनर बन चुके हैं बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफ़र भी जिनको बोला जाता है। 1857 में ये पार्टिसिपेशन कर लेते हैं और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए देशद्रोही के, और फाइनली इनको रंगून की जेल में भेज दिया, जहाँ पे इनकी मृत्यु तो 1862 में हुई पर 1857 में भेज दिया था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1857 में देयर इज़ अ एंड ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। डन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द यूरोपियन यूनियंस, कैसे कैसे उनकी एंट्रीज होती हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। I hope you like the video. If you like, then do subscribe the channel and keep studying everyone. Thank you and have a nice day.